नमस्कार। साइट सिलेक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम पार्ट 2 के इस व्याख्यान में हम बांध के निर्माण के स्थल चयन से संबंधित उन सभी भूवैज्ञानिक कारकों की विवेचना करेंगे जो कि बांध के स्थल चयन को प्रभावित करते हैं। अब हम सातवें और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, जियोलॉजिकल कंसिडरेशन, अर्थात वो सभी भूवैज्ञानिक कारण जो कि बांध स्थल के चयन को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला जो बिंदु आता है भूवैज्ञानिक कारकों में, वह है स्टेबिलिटी फैक्टर। जहां पर बांध बनाया जा रहा है यानी बांध की नींव डाली जा रही है, उस स्थान पर जो शैलें हैं वही स्टेबिलिटी फैक्टर को निर्धारित करती हैं। अब उस स्थान के स्टेबिलिटी फैक्टर को निकालने के लिए या तो सिस्मिक साउंडिंग का तरीका अपनाया जा सकता है, उसके द्वारा हमें पता लगता है कि सतह के नीचे जो शैलें हैं वो कितनी सुदृढ़ हैं, या कोर ड्रिलिंग के द्वारा भूमि के भीतर मौजूद शैलों के सैंपल लाकर उसकी एनालिसिस की जा सकती है। इसके साथ साथ हमें यह भी जानना आवश्यक है कि शैलों में उपस्थित संरंध्रता और पारगम्यता अर्थात पोरोसिटी और परमिलिटी उसकी स्टेबिलिटी को या उसकी स्ट्रेंथ को, जिसे अपन बेयरिंग स्ट्रेंथ कहते हैं, उसको प्रभावित करती है। और इसका भी जानना आवश्यक है। उसके लिए वाटर परकुलेशन टेस्ट होता है जो इस स्थान की पोरोसिटी और परमिलिटी को बताता है। दूसरा बिंदु इसमें आता है रॉक टाइप, अर्थात जहां पर बांध की नींव डाली जा रही है उस स्थान पर किस प्रकार की शैलें उपस्थित हैं और उनका बांध के बनाने में क्या भूमिका हो सकती है, वो उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं। उसमें हम देखते हैं कि यदि शैलें ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, एम्फिबोलाइट, ग्रेनुलाइट, नीसेस, क्वार्ट्जाइट या ठोस समांगी सैंडस्टोन हो, मैसिव डोलोमाइट हो, तो इनकी बेयरिंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर ये शैलें फाउंडेशन पे बांध जहाँ पर बनाया जा रहा है वहाँ पर उपस्थित हो तो बांध आसानी से बनाया जा सकता है, उसके स्टेबिलिटी को कोई खतरा नहीं होगा। इसके विपरीत यदि पुअरली कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से बनी शैलें हों, जैसे मड, सिल्ट, सैंड इत्यादि, तो इनकी बेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और साथ ही साथ इनमें स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। विशेषकर मड और सिल्ट में वो जल की उपस्थिति में फैल जाती हैं या उनमें फैलाव होता है, और जैसे जल वाष्प की मात्रा समाप्त होती है या ये शुष्क होते हैं तो इनमें श्रिंकेज होता है, जिसके कारण इनमें रीसेटलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है फाउंडेशन में यदि ये शैलें उपस्थित हैं। तो यदि फाउंडेशन में इस प्रकार की शैलें उपस्थित होंगी तो उनको उस गहराई तक खोदकर निकाला जाना आवश्यक होगा जहां पर मॉइस्चर या नमी हमेशा बनी रहती है, कभी ना सूखे, जिससे स्वेलिंग और श्रिंकेज की समस्या नहीं आएगी। तीसरा प्रकार आता है यदि मान लीजिए जहाँ पर बांध बनाया जा रहा है वहाँ पर जो भी शैलें उपस्थित हैं अगर उनकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगी तब वहाँ पर डैम बनाना उपयुक्त होता है। अर्थात यदि फाउंडेशन साइट पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की शैलें उपस्थित हैं तो वह स्थान फाउंडेशन के लिए उपयुक्त होगा। परंतु यदि वेरिंग स्ट्रेंथ वाली शैलें उपस्थित हो, अर्थात कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट, अर्थात सुदृढ़ और जो कमजोर शैलें वो अल्टरनेट रूप से उपस्थित हों, तो इस स्थान पर बांध बनाना उपयुक्त नहीं होगा और ये शैलें फाउंडेशन के लिए उपयुक्त नहीं होंगी। जैसे सैंडस्टोन और शैल, इनका अल्टरनेट रूप से रहना, या नाइसेस एंड सिस्ट, इनका भी अल्टरनेट रूप से रहना, ये सेफ कंडीशन नहीं होगी डैम के फाउंडेशन के लिए। भूवैज्ञानिक कारकों में तीसरा बिंदु आता है एटीट्यूड ऑफ बेडेड रॉक। बेडेड रॉक का अर्थ है अवसादी शैलें, और यदि अवसादी शैलें हैं तो या तो हॉरिजॉन्टल होंगी, वर्टिकल होंगी या इंक्लाइंड होंगी। तो हम देखते हैं कि इन तीनों शैलों में बांध बनाने की क्या स्थितियां होंगी। तो यदि अवसादी शैलें हॉरिजॉन्टल है और उनकी जो मोटाई है या जिसे अपन थिकनेस कहेंगे इंडिविजुअल बेड की, वह डैम के हाइट से ज़्यादा है,
तो वह फाउंडेशन बनाने के लिए उपयुक्त होगी। यदि शैलें वर्टिकल है और बेड की जो थिकनेस है वह डैम की चौड़ाई से ज़्यादा है तो फिर वहां पर बांध बनाना उपयुक्त होगा। तीसरी स्थिति है यदि बेड इंक्लाइंड है। तो यदि बेड इंक्लाइंड है तो वहां पर डैम के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होगी वह इस बात पर निर्भर करेगी कि जो सेडिमेंट्री बेड्स हैं उनकी डिप और स्ट्राइक डैम एक्सिस की तुलना में क्या है, और इसका पूरी तरह से विस्तृत अध्ययन कर इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि ऐसी शैलें डैम के फाउंडेशन के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। चौथा जो बिंदु आता है वह शैलों में उपस्थित स्ट्रक्चर्स। शैलों में जो कि डैम के फाउंडेशन में उपस्थित हैं उनमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो वह शैलें शेयर्ड होंगी, फॉल्टेड होंगी या फिर फोल्डेड होंगी। तो यदि जो फाउंडेशन की शैलें हैं यानी डैम साइट में जो फाउंडेशन की शैलें हैं वहां पर शियर जोन उपस्थित है तो शियर जोन के कारण जो शैलें होंगी उनकी बेरिंग स्ट्रेंथ बहुत लो होगी, क्योंकि उनमें मल्टीपल फिशर्स, स्प्लिटिंग, क्रशिंग और ग्रेनुलेशन की प्रक्रिया दिखाई पड़ेगी और ये शैलें फाउंडेशन के लिए उपयुक्त नहीं होंगी। यदि फॉल्ट उपस्थित है तो फॉल्ट यदि नदी घाटी के अक्रॉस है, उसको काटते हुए जा रहा है, तो वह बहुत ज़्यादा फाउंडेशन के लिए खतरा वाली बात नहीं होगी। परंतु यदि हमको कोई नियोटेक्टोनिक एक्टिविटी का प्रमाण मिलता है तो फिर यह उपयुक्त नहीं होगा। वैसे भी यदि फॉल्ट और फॉल्ट जोन किसी डैम साइट पे दिखाई पड़ते हैं तो उनका व्यापक रूप से ट्रीटमेंट करना या उपचार करना आवश्यक होगा, जिससे डैम के लिए पोटेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके। यदि शैलें फोल्डेड हैं तो फाउंडेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि यह जो शैलों में फोल्ड है वह किस प्रकार का है, थिकनेस जो बेड है उनकी थिकनेस क्या है, और फोल्डिंग के किस पार्ट में डैम बनाया जा रहा है, अर्थात सिंक्लाइनल या एंटीक्लाइनल पार्ट पर। तो फोल्डेड रॉक्स का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात ही यह तय किया जाता है कि उस स्थान की शैलें फाउंडेशन के लिए या डैम साइट के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। पांचवा भूवैज्ञानिक कारक है स्टेट ऑफ वेदरिंग। यदि फाउंडेशन की शैलें वेदर्ड है तो वो बांध की नींव के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा करेंगी, इसलिए इनके लिए विशेष ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे एक्सकेवेशन, कंक्रीटिंग या क्राउटिंग। छठवां भूवैज्ञानिक कारक है हिडन टोपोग्राफी। कई बार जिस नदी पर बांध बनाया जा रहा है उसके नीचे बरीड चैनल छुपी हुई रहती हैं जो कि बाद में फाउंडेशन में सीपेज उत्पन्न करती हैं या फिर रिजर्वायर से लीकेज होता है। इसको पहले ही ज्ञात करना आवश्यक होता है और जिससे इसका उपाय किया जा सके। सातवां प्रमुख कारक होता है सिस्मिक कंडीशन। बांध बनने के पहले उस क्षेत्र का पूरा सिस्मोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक होता है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब रिजर्वायर पूरी तरह से भर जाए तो उस भरे हुए रिजर्वायर से रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी पैदा होती है, और यदि पूर्व में कहीं यहाँ पर सिस्मिक हिस्ट्री होगी तो यह और जटिलता उत्पन्न कर सकता है। धन्यवाद।